जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आर्ट्स फैकल्टी चैनल पर। और इस वीडियो में देखेंगे 12th क्लास के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। नाम है राजा, किसान और नगर, और ये वीडियो का पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोडेड है चैनल पे, आप इस वीडियो के एंड में भी देख सकते हैं पार्ट 2। इसमें देखते हैं जो बचे हुए 2 टॉपिक्स थे, टॉपिक नंबर 7 और टॉपिक नंबर 8। देखते हैं 7 टॉपिक को, इसके 3 सब टॉपिक है, एक एक करके समझते हैं। ब्राह्मणी लिपि के बारे में और खरोष्टी लिपि के बारे में, अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि खरोष्टी और ब्राह्मणी लिपि का अर्थ किसने निकाला था। तो चलिए 7.1 को देखते हैं ब्राह्मणी लिपि के बारे में। ठीक है, तो देखिए आधुनिक जो भारतीय भाषाएं हैं उसमें जो प्रयुक्त सभी जो लिपि है उसका मूल ब्राह्मणी लिपि है। यानी कि जो वर्तमान समय में आधुनिक भाषाएं हैं और उन भाषाओं की जो लिपियां हैं, उन लिपियों का जो मूल है, जो लिपियां निकली है, वो ब्राह्मणी लिपि से ही निकली है। जैसे कि वर्तमान समय में हिंदी भाषा है और हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, तो देवनागरी लिपि भी ब्राह्मणी लिपि से ही निकला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अशोक कालीन अभिलेख है ब्राह्मणी लिपि में लिखी हुई, तो और ये वर्तमान में देवनागरी लिपि है। तो जो हम लिखते हैं क ख ग घ उसका और ये अशोक के कालीन ब्राह्मणी लिपि का मैचिंग है। तो जैसे आप देखें द जो लिखा हुआ है यहाँ पर, वर्तमान में जो हम द लिखते हैं वो भी द सेम लिखा जाता था ब्राह्मणी लिपि में भी। आप ये देख सकते हैं अपने बुक में। देखिए यहाँ पर जो ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग है वो अशोक के अभिलेखों में किया गया है। ठीक है, 18वीं सदी से ही यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की मदद से आधुनिक जो बंगाली भाषा है और वो जो देवनागरी लिपि है उसमें कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू कर दिया 18वीं सदी से ही यूरोपीय विद्वानों ने। ठीक है, उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूने से तुलना की, मैचिंग किया, और उसके बाद विद्वानों ने बहुत सारे आरंभिक जो अभिलेख पढ़ने वाले विद्वान थे उन्होंने अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे थे, लेकिन जो प्राचीनतम अभिलेख थे वो प्राकृत में लिखे थे। ठीक है, प्राकृत भाषा जनरल भाषा होती है, जन सामान्य की भाषा होती है, यानी आम बोलचाल की भाषा होती है प्राकृत भाषा। उसके बाद देखिए 1838 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ब्राह्मणी लिपि का अर्थ निकाला गया। तो ये प्रकार से यहाँ पर ये अशोककालीन लिपियों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा सहायता मिली जब जेम्स प्रिंसेप द्वारा इसके अर्थ को स्पष्ट किया गया। अगला टॉपिक है 7.2, खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया। तो जो खरोष्टी लिपि है उसका इस्तेमाल पश्चिम उत्तर क्षेत्रों में किया जाता था और वहाँ पर हिंद यूनानी शासकों ने शासन किए थे। तो देखते हैं कैसे पढ़ा गया इसको। पश्चिम उत्तर के अभिलेखों में जो प्रयुक्त खरोष्टी लिपि थे, यानी जो खरोष्टी लिपि यूज हो रहा था, उसके बारे में हमें सिक्कों के माध्यम से जानकारी मिलती है। इन क्षेत्रों में शासन करने वाले हिंद यूनानी शासकों के द्वारा बनवाए गए सिक्कों से हमें और ज़्यादा जानकारी मिलती है। ठीक है, इन सिक्कों में राजाओं के नाम खरोष्टी और यूनानी भाषा में लिखे गए हैं, यानी कि खरोष्टी में भी लिखे गए हैं और यूनानी भाषा में भी लिखे गए हैं। तो यूनानी भाषा पढ़ने वाले जो यूरोपीय विद्वान हैं उनके द्वारा अक्षरों का मेल किया गया और इसके मदद से खरोष्टी लिपि के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। उदाहरण के लिए दोनों लिपियों में अपोलोडोटस नाम के लिए एक ही चिन्ह, यानी कि अ शब्द का इस्तेमाल। अगला टॉपिक है 7.3, अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। इसमें 2 अभिलेखों को पढ़ेंगे, अशोककालीन 2 अभिलेखों को, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखिए अभिलेख नंबर 10 है, आपके बुक में दिख जाएगा अभिलेख स्रोत 10 साइड वाले पेज में, ये आप देख सकते हैं स्रोत 10, और फिर इसके बाद अगले पेज में आप देख सकते हैं स्रोत 11। इन दोनों के बारे में इस पॉइंट में, इस टॉपिक में उल्लेख है। स्रोत 10 में शासक अशोक का नाम नहीं लिखा हुआ है, बल्कि उसमें अशोक के द्वारा जो अपनाई गई उपाधि है उन उपाधियों का इस्तेमाल किया गया है स्रोत 10 में, अभिलेख में। ठीक है, कौन सा है वो 2 उपाधि, देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी। देवनाम प्रिय का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, और प्रियदर्शी का अर्थ होता है देखने में सुंदर, यानी मनोहर मुखाकृति वाला राजा। ठीक है, अशोक के नाम जो है अन्य अभिलेखों में भी मिलता है और उनकी उपाधियां भी मिलती है। अभिलेखों के परीक्षण से, अभिलेखों का जब परीक्षण किया गया तो उससे पता चलता है कि अभिलेखों की जो भाषा है, उसकी जो शैली है, उन सभी में समानताएं पाई गई, यानी कि इन सभी चीजों में समानताएं देखने को मिली। तो इससे स्पष्ट हो गया कि इसे एक ही शासक ने
बनवाया होगा, एक ही शासक ने इस अभिलेख को लिखवाया होगा। ठीक है। फिर स्रोत 11 की बात करें, जिसकी व्याख्या अशोक की वेदना के रूप में की जाती है, यानी कि अशोक ने जब कलिंग पर विजय प्राप्त की, कलिंग आधुनिक उड़ीसा को कहते हैं, तो यहाँ पर जब अशोक ने विजय प्राप्त की तो उसके बाद जो अशोक को पश्चाताप हुआ, दुख हुआ, उसकी वेदना, उसके दुख के बारे में स्रोत 11 में उल्लेख है। ठीक है। तो देखिए, यह युद्ध के प्रति उनकी मनोवृत्ति में जो परिवर्तन हुआ था, यानी जो मन बदल गया था पूरी तरह से, उसके बारे में उल्लेख है। अशोक के अभिलेख उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो ये वेदना है अशोक की, जो अशोक ने दुख प्रकट किए, वो वाले दुख के बारे में अभिलेख जो है उड़ीसा से प्राप्त नहीं हुए, किसी और अन्य स्थान से वो अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अब देखते हैं लास्ट टॉपिक है 8th टॉपिक, नाम है अभिलेख साक्ष्य की सीमाएं। तो अभिलेख साक्ष्य की सीमा का मतलब है यहाँ पर जो अभिलेख हमें स्क्रिप्ट जो प्राप्त होते हैं, यानी जो पत्थर या फिर मिट्टी के कठोर जैसे सतह पर खुदे होते हैं या धातु पर खुदे होते हैं, उन्हें अभिलेख कहते हैं। और उन अभिलेखों की क्या सीमाएं होती है, सीमा का अर्थ होता है यहाँ पर कमियां। ठीक है। तो उसे देखते हैं। अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की भी सीमाएं होती है, यानी उनकी भी कुछ कमियां होती है। जो हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं उनकी तकनीकी सीमाएं होती है, यानी टेक्निकल इशू होते हैं, जैसे कि अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है, जिसे पढ़ पाना सदैव मुश्किल होता है। उन्हें जैसे हल्के ढंग से जो उत्कीर्ण किए जाते हैं अभिलेख, उसे पढ़ पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। अभिलेख प्राय नष्ट भी हो सकते हैं, जिनसे कि वो अक्षर लुप्त हो जाते हैं, यानी कि मिट जाते हैं। और अभिलेखों के शब्दों का वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण ज्ञान होना सदैव सरल नहीं होता, क्योंकि वो अभिलेख किसी न किसी विशेष स्थान या फिर समय से संबंधित हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि रामपुर नाम से एक अभिलेख की पट्टिका प्राप्त होती है। मान लेते हैं कि वो पट्टिका टूट गई 2 टुकड़ों में और राम अलग हो गया और पुर अलग हो गया, तो ये अभिलेख के अर्थ को वास्तविक ढंग से समझ पाना कठिन हो जाता है, क्योंकि वो एक या तो नाम को डिनोट कर रहा है या फिर वो स्थान को डिनोट कर रहा है। तो इस तरह से रामपुर यहाँ पर समझ पाना कठिन हो जाता है जब वो अभिलेख टूट जाते हैं। तो फिर कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन सभी के अर्थ अभी तक नहीं निकाले जा सके हैं। इसका अपवाद है हड़प्पा सभ्यता के अभिलेख, जिन्हें अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। इसी प्रकार से अभिलेख जो है हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनवाते हैं, और इसके अलावे खेतीबाड़ी या फिर रोज़मर्रा के बारे में जो उल्लेख है वो अभिलेखों से प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये अभिलेख साक्ष्य की सीमाएं होती है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं। 4 से 8 नंबर के क्वेश्चन में आप इसे अच्छे ढंग से कवर कीजिए। और सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।